आदित्य ठाकरे के खिलाफ बीजेपी मिलिंद देवड़ा को उतारने की तैयारी कर रही है। रणनीति पर काम किया जा रहा है। वर्ली से मिलिंद देवड़ा को चुनाव मैदान में उतारने पर चर्चा हुई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मिलिंद देवड़ा से बातचीत भी की है। हालांकि अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पार्टी में आदित्य के सामने मजबूत युवा चेहरे के तौर पर मिलिंद देवड़ा को देखा जा रहा है। इन्हीं के नाम पर मंथन भी हुआ है। तो बात कहां तक आगे पहुंची और ज्यादा जानकारी राजीव सिंह दे रहे हैं। राजीव, क्या कब तक उम्मीद की जाए इस पर अंतिम मुहर लगेगी? ये मुकाबला देखने को मिलेगा कि मिलिंद देवड़ा वर्सेस आदित्य ठाकरे? देखिए, अब कुछ दिन पहले तक शाइना एनसी के नाम की चर्चा चल रही थी और जब शाइना एनसी के नाम की चर्चा चली कि ये सीट बीजेपी को जाएगी वर्ली की, और उसके बाद में शाइना एनसी ने कभी खुद से नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, खास तौर पर मुंबई में, उसके बाद में ये चर्चा शुरू हुई कि चूंकि आदित्य ठाकरे जो हैं उनके सामने एक युवा चेहरे को उतारा जाए जिनका अपना एक राजनीतिक रसूख हो, तो उससे ज्यादा फायदा मिल सकता है। और चूंकि मिलिंद देवड़ा जो है, देवड़ा परिवार लंबे समय से, लगभग 50 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में रहा है और लंबे समय से काम करते रहा है। इससे पहले उनके पिता जो है कांग्रेस में रहे हैं, तो इसीलिए मिलिंद देवड़ा को उतारने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। मिलिंद देवड़ा के बेहद करीबी शख्स ने इस बात की पुष्टि की कि पार्टी की तरफ से उन्हें बात कही गई है, लेकिन इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि वाकई में मिलिंद देवड़ा को उतारना कितना कारगर होगा। क्या आदित्य ठाकरे की काट वहां पर खोजी जा सकती है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि मराठी वोटर्स जो हैं वर्ली क्षेत्र में बहुतायत में आते हैं, कोलीवाड़ा है वहां पर, और ऐसे में इस सीट पर क्या वोट जो है इस तरह से स्विंग होगा, शिवसेना और बीजेपी के गुट में जाएगा, उनको फायदा मिलेगा? इन तमाम चीजों को जो है अभी स्क्रूटनी की जा रही है। फाइनल निर्णय नहीं किया गया है, लेकिन मिलिंद देवड़ा के करीबी सूत्रों का कहना है कि जो पार्टी का निर्णय होगा वो मान्य होगा। बड़ी बात बता रहे हैं राजीव की मराठी वोटरों को साधने के लिए ये रणनीति एकनाथ शिंदे की ओर से बनाई जा सकती है कि जो महायुति में मिलिंद देवड़ा का चेहरा है वो वर्ली से उतारा जाए। हालांकि कई समीकरण देखे जा रहे हैं। वर्ली से जो महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट हैं आदित्य ठाकरे, शिवसेना उद्धव गुट के कैंडिडेट, ये वर्ली से तस्वीरें, जब नॉमिनेशन की तस्वीरें सामने आई आदित्य ठाकरे की, तो ये मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो सकता है कि अगर मिलिंद देवड़ा वर्ली से ही कैंडिडेट बनाए जाते हैं, प्रत्याशी बनाए जाते हैं, तो और ज्यादा लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो सलमान खान का दुश्मन है, अब उस गैंगस्टर की तलाश चल रही है और बहुत तेजी से। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में मौजूद है अनमोल बिश्नोई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, कनाडा और यूएस से अपना लॉरेंस गैंग को आगे बढ़ा रहा है अनमोल बिश्नोई। तो अब एनआईए की तलाश और तेज होगी क्योंकि इनाम भी घोषित कर दिया गया है। 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया अनमोल बिश्नोई पर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नाम आया अनमोल बिश्नोई का और शूटर से कनेक्शन भी सामने आया इसका। अब इसी की तलाश की जा रही है और तलाश के लिए इनाम घोषित किया गया है कि जिसे भी पता लगे वो बताए अनमोल बिश्नोई को। मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है अनमोल बिश्नोई का नाम। तो अनमोल बिश्नोई की तलाश क्यों हो रही है, आइए आपको बताते हैं। ये गैंगस्टर है और ये भाई है लॉरेंस बिश्नोई का। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में दरअसल ये आरोपी है और ये शूटर्स के संपर्क में था। शूटर्स के संपर्क में यही अनमोल बिश्नोई बताया जा रहा है जो लॉरेंस का भाई है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी इसे आरोपी बताया गया है। सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी सिंगर की हत्या कर दी गई बेरहमी से, सलमान के घर फायरिंग का भी ये आरोपी है अनमोल बिश्नोई। 18 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं इसके खिलाफ, अनमोल बिश्नोई के खिलाफ। और जो जानकारी इसमें मिल रही है कि एनआईए बहुत ज्यादा इस पूरे मामले पर तह तक जाने की कोशिश कर रही है और अनमोल बिश्नोई की तलाश की जा रही है। तो जो भी नेटवर्क है, जो भी लिंक है, उसे तलाशा जा रहा है। और जांच एजेंसियां आपको बता दें, गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की तलाश में जुटी है। उसका भाई लॉरेंस बिश्नोई जेल में इस वक्त साबरमती जेल में बंद है और उसके गैर मौजूदगी में अनमोल बिश्नोई ही गैंग ऑपरेट कर रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि लगातार ठिकाने बदलता रहता है। पिछले साल कीनिया में रहा अनमोल बिश्नोई, अब कनाडा में होने की खबरें हैं। अब और बताया यह भी जाता है कि अमेरिका आता जाता रहता है और यूएस कनाडा से ही अपना गैंग ऑपरेट करता है, चलाता है।
अनमोल बिश्नोई जोधपुर जेल में सजा काट चुका है। 7 अक्टूबर 2021 को बेल पर रिहा हुआ था अनमोल बिश्नोई और जमानत मिलने के बाद से फरार है। जांच एजेंसियों के मुताबिक फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भागा है। अनमोल बिश्नोई सलमान के घर पर फायरिंग का भी आरोपी है जो अप्रैल में हुई। मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। और क्या कुछ डिटेल अनमोल बिश्नोई के बारे में मिल पाई है, इसके नेटवर्क के बारे में, इसके ऑपरेशन के बारे में कि अपने गैंग को कैसे आदेश देता अनमोल बिश्नोई और अभी कहां है, और बताने के लिए हमारे साथ जितेंद्र शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल पाई है अनमोल बिश्नोई के बारे में अब तक जांच एजेंसियों को? जी बिल्कुल, देखिए लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में उसका नाम रखा है और साथ ही उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। जो लॉरेंस बिश्नोई है, अनमोल का बड़ा भाई, जो इस वक्त साबरमती जेल में बंद है, वो एनआईए की मोस्ट वांटेड A1 ग्रेड की जो लिस्ट है उसके अंदर उसका नाम शुमार है। इसके अलावा लगातार जो एनआईए है वो अनमोल बिश्नोई को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाल ही में जो उसकी लोकेशन है वो इस वक्त अमेरिका की बताई जा रही है, जहां बैठकर वो बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा अनमोल बिश्नोई के ऊपर सलमान खान के घर पर जो अप्रैल में फायरिंग हुई थी, उसके अलावा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में उसका नाम सामने आया था। साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कई बिजनेसमैन से एक्सटॉर्शन के मामले में भी अनमोल बिश्नोई का ना सिर्फ ऑडियो बाहर आ चुका है, इसके अलावा उसका नाम भी कई बार सामने आ चुका है। अनमोल बिश्नोई के ऊपर 18 से ज़्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं और इन्हीं को लेकर अब जो जांच एजेंसियां हैं, खासतौर से एनआईए, अब अनमोल बिश्नोई को ट्रैक करने में जुट गई हैं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद, क्योंकि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी अनमोल बिश्नोई का नाम ही सामने आया कि उसी ने शूटर्स को हायर किया और उसी की तरफ से इस बात का निर्देश दिया गया था। तो लिहाजा इस वक्त भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर अनमोल बिश्नोई है, जो कि इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ है। लगातार जो भारतीय जांच एजेंसियां हैं वो उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही जो अनमोल बिश्नोई के गुर्गे इस वक्त पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में मौजूद हैं, उनकी भी धरपकड़ इस वक्त जारी है। जी, बड़ी जानकारी जितेंद्र, आप बता रहे हैं कि ये अमेरिका में बैठा हुआ अनमोल बिश्नोई और अब ये रडार पर है जांच एजेंसियों के। इसके संपर्क से जुड़ी हुई जानकारी, इससे नेटवर्किंग से जुड़ी हुई जानकारी, कैसे शूटर्स के से संपर्क किया था, शूटर्स ने कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिए, ये सब पता लग पाएगा। जांच एजेंसियां इसी ओर इशारा कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, ये जानकारी देने के लिए। इनाम घोषित हो गया। और आइए बढ़ते आगे। बड़ी खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से आ रही है। तनाव के बाद भीलवाड़ा में आज शांति बताई जा रही है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। भीलवाड़ा में कल भीलवाड़ा में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब दो गुटों के बीच में विवाद हो गया था। पटाखे जलाने पर दरअसल ये विवाद हो गया था और मामला काफी अशांत था। अब बताया जा रहा है कि आज सुबह से शांति है भीलवाड़ा में। और आपको बता दें कि भीलवाड़ा में दो गुटों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद पटाखा जलाने को लेकर हुआ। कुछ लोगों ने पटाखा जलाने का विरोध भी किया था और इसी दौरान कहासुनी हो गई दो गुटों में। चाकू, पटाखा जलाने वालों को चाकू तक मार दिया गया। आपको बता दें इस हमले में पार्षद के पति घायल हो गए हैं, 2 और लोगों को भी चाकू लगा है। और इसके बाद गुस्साए लोगों ने 3 कारों में आग लगा दी। आगजनी भी फिर हो गई। दोनों ओर से भारी पथराव हुआ, हिंसा हुई। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अब देर रात तक लोगों ने भीलवाड़ा के भीमगंज थाने का घेराव भी किया, वहां पर प्रदर्शन किया। आरोप है कि समुदाय विशेष के 40 से 50 लोग यहां पर आए थे। पटाखे छोड़ने का विरोध करने लगे कि वहां पर पटाखे क्यों जलाए जा रहे हैं। इस बात को लेकर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। हालात बेकाबू हो गए, पत्थरबाजी और आगजनी तक की गई। और वारदात की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल भी पहुंचा। हालात संभालने में अभी भी पुलिस जुटी हुई है। मोहल्ला है, वहाँ पे एक चाय की दुकान है, हाडा जी की, देवेंद्र हाडा जी की। उनकी किसी समुदाय विशेष के लोगों से कोई कहासुनी हुई और उसमें फिर जो उनके चाकू मार दिया। और चाकू जो मारने वालों में से जो लोग हैं उनमें से एक आदमी को हमने उठा लिया है और बाकी के लोगों को आइडेंटिफाइड करके और टीम लगा करके उठा रहे हैं। पथराव हुआ है, पथराव करने वाले सारे लोगों को आइडेंटिफाइड करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
और आइए भीलवाड़ा की तस्वीरें आपको बिग वॉल के जरिए दिखाते हैं, थोड़ी तस्वीरें विस्तार से दिखाते हैं कि विवाद हुआ कैसे। ये आप देख रहे हैं संकरी सी गली है और अचानक से ये भीड़ बढ़ रही है और ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये जो तमाम उपद्रवी आप देख रहे हैं, कुछ लोग भागते हुए पीछे से आ रहे हैं और उसके बाद पत्थर लेकर आ रहे हैं हाथ में और दूसरी तरफ पत्थर चलाते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत छोटा सा इलाका दिख रहा है और छोटी गली है, लेकिन इस गली से अचानक से ये भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं और फिर बढ़ते बढ़ते इतने लोग आ जाते हैं कि भीड़ बेकाबू हो जाती है, पत्थरबाजी करना शुरू कर देती है और फिर आगजनी की घटना भी होती है। गाड़ियों को फूंक दिया जाता है। इतनी संकरी गली से ये लोग निकल कर आ रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। ये विवाद दरअसल हुआ ये कि पहले यहाँ पर पटाखा जलाया गया, कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन वो विरोध विवाद में तब्दील हो गया और दो लोगों में पत्थरबाजी होने लगी और पत्थरबाजी के बाद चाकूबाजी भी हुई, आगजनी भी हुई। ये तस्वीरें बताती हैं कि हालात बेकाबू हो गए। रात में ही पुलिस तैनात करनी पड़ी। अब आज बताया जा रहा है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कुछ लोगों को यहाँ पे जो दूसरी तरफ लोग थे, ये पत्थर बिखरे हुए देख रहे हैं सड़क पर। आप ये पत्थर बता रहे हैं कि कितने ज्यादा पत्थर चले हैं, दूसरी तरफ से पत्थर फेंके गए हैं। एक तरफ पुलिस भी थी और दूसरी तरफ से पत्थर फेंके गए। भीलवाड़ा में चाकूबाजी में घायल पार्षद के पति देवेंद्र हाडा जो घायल हुए, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको सुनवाते हैं। और आनंद शर्मा और एक दो जने पटाखे छोड़ रहे थे, तो अचानक 40-50 जनों की भीड़ आई और हमारे पे ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तो उसमें हमारे को अचानक समझ में नहीं गया है क्या हुआ। एक जने ने बहुत बड़ा चाकू निकाला और मेरे मारने लगा, तो मैंने उस पर हाथ से पकड़ लिया और मेरे पेट में भी चोट आई है और आनंद पे आई थी और मेरी दुकान पे भी हमला किया और तोड़फोड़ और एक हवाई फायरिंग भी हुई है, एकदम वो आवाज़ आई थी। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि भीलवाड़ा में हुई वारदात की पूरी डिटेल क्या आई है सामने। पटाखे जलाने पर दो गुटों में बहस हुई पहले और बहस के दौरान पार्षद के पति पर हमला हो गया। कहासुनी के बाद पार्षद के पति को चाकू तक मारा गया। आप जिनको सुन रहे थे जो घायल हुए, समुदाय विशेष के युवकों पर हमले का आरोप है। लोगों का गुस्सा फूटा, वहां पर एम्बुलेंस सहित 3 कारें जला दी गई। चाकूबाजी के बाद इलाके में तनाव पसरा हुआ और फिर उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन आज बताया जा रहा है कि इस मामले में शांति है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ध्वज आर्य और ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ गए हैं। ध्वज, आज की स्थिति क्या है? सुबह से आज पुलिस क्या कह रही है? क्या माहौल को पूरी तरह शांत करा दिया गया है? देखिए निधि, आज की स्थिति की बात की जाए तो सुबह 4 बजे तक ये पूरा जो हंगामा हुआ और पूरा क्षेत्र जो है पूरा उपद्रव का निशाना बना और सांप्रदायिक तनाव बना रहा है। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ये है कि मार्केट खुला है, पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात है और उदयपुर रेंज आईजी भी मौके पर पहुंचे। ये पूरी घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी रात को करीब 10:30 बजे के आसपास। जो भीमगंज थाना इलाका है, यहाँ माणिक्य नगर चौराहा है, जहाँ पर पार्षद पति देवेंद्र हाडा, उनकी चाय की दुकान है, वो अपनी चाय की दुकान के बाहर जो है पटाखे चला रहे थे और कुछ लोग अचानक से आते हैं। उन्होंने इस जो है पटाखे चलाने के लेकर उन्होंने टोका, तो इसको लेकर आपस में बहस हुई और ये बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि चाकूबाजी में तब्दील हो गई और चाकूबाजी जो है जमकर हुई। इसमें देवेंद्र हाडा के चाकू लगे हैं, उनके साथ साथ में 2 उनके साथी और उनके भी चाकू लगे हैं। उसके बाद इतना ज़्यादा बड़ा बवाल हो गया, पूरा भीलवाड़ा जल उठा और जो है एक एम्बुलेंस को आग लगाई गई, 3 कारों को जो है आग लगाया गया। सीसीटीवी फुटेज के जो हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि ये बवाल कितना बड़ा था। दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी की गई। हिंदू संगठनों ने जो है जो आरोपी थे पत्थरबाजी के, चाकूबाजी के आरोपी, जो कि एक अलग समुदाय से थे, तो उनकी जो गिरफ्तारी की मांग की गई। तो पुलिस प्रशासन ने अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया है, उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये जो 30 से 40 नाम जो पुलिस के पास पहुंचे हैं, जिन्होंने पूरा भीलवाड़ा का माहौल ख़राब करने की कोशिश की, दीपावली से पहले भीलवाड़ा को सांप्रदायिकता के जो तनाव था और ये बड़ा बवाल जो देखने को मिला, उसको घेरने की कोशिश की, उसको लेकर उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल अभी जो है भीलवाड़ा में शांति है, मार्केट खुल चुके हैं, लेकिन भीलवाड़ा में जो आईजी पहुंच रहे हैं, उदयपुर रेंज आईजी, वो पूरी स्थिति पर जो है पूरी तरीके से देख रहे हैं उनकी। और जो अभी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो तमाम लोगों की जानकारी जुटाकर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही हैं। जी ठीक है, ध्वज बता रहे हैं कि अभी हालात काबू में हैं, पुलिस ने मामले को शांत कराया, लेकिन आज सुबह 4 बजे तक हालात बेकाबू थे। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। नजर बना के रखिए ध्वज, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आगे डिटेल में जानकारी लेंगे।
और बात अब वायु प्रदूषण की कर लेते हैं। दिल्ली के हालात बहुत खराब हो गए हैं। सरकार की एडवाइजरी वायु प्रदूषण को लेकर सामने आई है। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी गई है। कुछ राज्यों में AQI खराब स्तर पर पहुंचने पर चिंता है। त्योहारी सीजन है और प्रदूषण और बढ़ने की आशंका है। तो जिस जिस राज्य में ऐसी परिस्थिति हो रही है, त्योहारों के मद्देनजर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, उस राज्य को एडवाइजरी गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा हालात दिल्ली के खराब हैं, वो आपको बताएंगे आगे। लेकिन जो राज्यों को सरकार की चिट्ठी लिखी गई है उसके बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं कि इस चिट्ठी में क्या क्या है। कुछ राज्यों में AQI खराब स्तर पर पहुंचा है। त्योहारी सीजन में प्रदूषण और बढ़ सकता है क्योंकि दिवाली का सीजन है और इस वजह से और ज़्यादा प्रदूषण हो सकता है। सर्दियों की शुरुआत में हालात बदतर भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य तैयारियों को बढ़ाया जाए, ये भी कहा गया है एडवाइजरी में। जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, ये भी कहा गया है। खेल, व्यायाम जैसी बाहरी गतिविधि पर रोक लगे, ये भी एडवाइजरी में कहा गया है। और अब आपको ये बताते हैं कि राज्यों को केंद्र की सलाह क्या है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को क्या बताया गया है। पराली और कचरा जलाने से मना किया गया है केंद्र की तरफ से। त्योहारों में पटाखे कम फोड़े जाएं, ये भी कहा गया। पेट्रोल डीजल के निजी वाहनों का इस्तेमाल कम हो। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, डीजल जनरेटर पर निर्भरता जो है वो कम हो, ये भी एडवाइजरी में है। धूम्रपान पर रोक लगाई जाए, ये भी कहा गया है। लेकिन हवा खराब है तो इसलिए सावधानी बरतनी होगी। अब आपको बताते हैं कि क्या सावधानी बरतें, क्योंकि सांस लेने में अक्सर लोगों को दिक्कतें आती हैं वायु प्रदूषण की वजह से। बाहर निकलने से पहले वायु गुणवत्ता की जांच जरूर कर लें कि जहां जा रहे हैं वहां की वायु गुणवत्ता क्या है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करना भी आप ही पे निर्भर है। तो आइए हम आपको बताते हैं एक बार फिर से कि क्या किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी किस तरह की सावधानियां बरती जानी चाहिए। तो बाहर निकलने से पहले वायु गुणवत्ता की जांच कर लें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आपको बता दें, अगर आप जा रहे हैं पहले तो जाने से बचें, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो उस पर परहेज करें और खाना पकाने में स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करें। खुली हवा में कसरत करने से बचें, घर में ही कसरत कर लें। खुली हवा में खेल कोई भी आप खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अभी इसका परहेज करें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, मरीजों का भी खास ख्याल रखें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपके हाथ में हैं, आप बरत सकते हैं। दिल्ली से जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को चिट्ठी आई है, कुछ एडवाइजरी है, इसमें सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस चिट्ठी में और क्या क्या बातें, और दिल्ली को लेकर खास करके, क्योंकि यहाँ पर वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी हाई है, तो दिल्ली को लेकर क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए उत्तर भारत में प्रदूषण एक बड़ी समस्या, खासकर सर्दियों के मौसम में जब वातावरण में नमी आती है और खासकर जो त्योहारी मौसम है दिवाली के आसपास का, तो स्थिति ख़राब हो जाती है। इसको लेकर DGHS ने एक निर्देश और एडवाइजरी जारी की है उन तमाम राज्यों को जो कि प्रदूषण से प्रभावित है, खासकर वो उत्तर भारत के ही राज्य हैं। और कहा गया है कि इन कारकों पर ध्यान दिया जाए, जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनको बढ़ाया जाए, जो एक्यूट हेल्थ इश्यूज़ हैं लोगों को, उसकी तैयारी पूरी की जाए ताकि लोगों को सांस से संबंधित जो बीमारियाँ होती है उसमें उनको राहत दी जाए। साथ में ये भी कहा गया है कि जो प्रदूषण बढ़ाने के कारक हैं, मसलन वो डीजल के व्हीकल की हम बात करें या फिर फायर क्रिकेट्स की बात करें, बायोमास बर्निंग की बात करें, उन सब पर काबू पाया जाए, लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए। साथ में जिस तरह से AQI की स्थिति खराब हो रही है, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली की बात करूं मैं, अन्य राज्यों की, तो लोगों को ये भी कहा गया है कि बहुत ज़रूरी ना होने पर वो घर से बाहर ना जाए। खासकर वो लोग जो कि बुजुर्ग हैं, ज़्यादा उम्र के हैं या सांस संबंधी बीमारियों से ग्रसित हैं, तो वो ना निकलने से पहले जांच ले। और अभी स्थिति आगे और भी खराब हो सकती है। जैसे जैसे दिवाली का मौसम पास आ रहा है और पराली कुछ राज्यों में जलाई जा रही है, पटाखे जलने की बात है जो सामने आएगी, तो उनको दिखते हुए पहले ही एक एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया कि आप पहले से बंदोबस्त रखें ताकि लोगों को इस बड़े नुकसान से बचाया जा सके। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं तमाम उन राज्यों को जहाँ प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। खासकर यहाँ देश की राजधानी दिल्ली जो है उसमें स्थिति सबसे ज़्यादा बदतर है। बिल्कुल, प्रदूषण से निपटने की तैयारी बढ़ाएं, ये साफ साफ केंद्र सरकार की तरफ से इस चिट्ठी में कहा गया है। और दिल्ली को लेकर भी खास निर्देश हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी देने के लिए। तो बात दिल्ली की हम कर रहे हैं और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है दिल्ली में। हवा की जो क्वालिटी है, हवा की गुणवत्ता है, वो गिरती जा रही है, गिरावट इसमें लगातार हो रही है। खुद CGI जो हैं DY चंद्रचूड़, वो भी चिंतित हैं। DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से उन्होंने मॉर्निंग वॉक पर जाना बंद कर दिया है।
पत्रकारों से जब वो बातचीत कर रहे थे तो उनके चिकित्सक ने उन्हें सुबह बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि सांस संबंधी बीमारियों से बचने के लिए कहा गया है। घर के अंदर रहना ही बेहतर है, ये जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात अब राजस्थान के सिरोही की करते हैं। सिरोही में एक कार से 7 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने हवाला से जुड़ी बड़ी रकम पकड़ी है। कार सवार 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। राजस्थान पुलिस की तरफ से एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। हवाला से जुड़ी रकम पकड़ी गई है। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। इस रकम को पकड़े जाने के बाद 7 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है। 7 करोड़ रुपए पकड़े हैं। और आपको बता दें कि हवाला का ये कैश, हवाला का ये पैसा सिरोही जिले के आबू रोड रीको थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है। करीब 4 घंटे तक गिनती के दौरान कल 7 करोड़ 1,09,99 की राशि जो है वो बरामद की गई और सभी नोट 500 के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया ये है कि नाकेबंदी के दौरान एक कार को रुकवाया गया और तलाशी के दौरान कार के ड्राइवर के पास वाली सीट के नीचे एक विशेष बॉक्स रखा हुआ था। सीट को उठाकर उसकी तलाशी में नोटों के बंडल मिले। मामले की जांच इसमें की जा रही है। नोटों की गिनती हो चुकी है, लेकिन ये पैसा कहां से आया, किसका था, ये इसकी जांच की जा रही है। चलिए बात करते हैं अब यूपी उपचुनाव की। संजय निषाद का बहुत महत्वपूर्ण बयान आ गया है। एनडीए सभी सीट जीतेगा, ये कहना है संजय निषाद का। घटक है यूपी सरकार में संजय निषाद, और ऐसे में एक बड़ा बयान है क्योंकि नाराजगी की खबरें पहले बताई जा रही थी, लेकिन अब संजय निषाद ने कहा है हम साथ साथ हैं। एनडीए प्रत्याशियों की जीत के लिए हम काम करेंगे, सभी 9 सीटों पर विपक्ष को हराएंगे, ये ब्रजेश पाठक की ओर से भी कहा गया। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन जो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पर उतर चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इन 9 उपचुनाव में हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो इंडी गठबंधन का खटाखट, फटाफट, सटासट जैसे जो खोखले वादे थे, लोगों को गुमराह करने वाले जो तरीके थे, बिल्कुल अब गुमराह उत्तर प्रदेश के लोग नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की कलई को, इंडी गठबंधन की कलई को, उनकी असलियत को समझ लिया है। मैं इतना चाहूँगा कि आज के दिन में जो बातें हुई हैं कि हमारे इस आरक्षण के मुद्दे पर पहल होगा, बैठक होगी दीपावली बाद। दूसरा, हमारे लोगों पर मुकदमे थे, हमारे लोगों का समायोजन है। जीत के लिए जितना भी हो सकता है हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो हम भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उसमें भोजन भरी थाली भी है। ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे। और एक और बड़ी खबर, मथुरा में संघ का 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, मंथन होगा। साथ ही अगले साल संघ के शताब्दी समारोह की तैयारियां भी हो रही हैं, इसी को लेकर भी चर्चा होगी, मंथन होगा। और संघ का ये महामंथन है। आइए आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं कि इस मंथन में क्या क्या हिस्सा रहेगा चर्चा का। मथुरा में संघ की 2 दिवसीय बैठक है जो शुरू हो चुकी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक में शामिल हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संघ की ओर से शहरों और गांव में शाखा को बढ़ाने पर बातचीत होगी। शताब्दी साल पर हो रहे कार्यक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। 2025 विजयदशमी पर संघ की स्थापना को 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो इसलिए ये तैयारियां भी हैं कि 2025 में कार्यक्रम क्या क्या रहेंगे। कार्यक्रम में रतन टाटा, बुद्धदेव भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि भी दी गई है। बैठक का समापन कल शाम 6:15 बजे होगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजा युद्ध की आग भारत के पड़ोसी श्रीलंका तक पहुंच चुकी है। आखिर भारत के पड़ोस तक कैसे पहुंची गाजा की आग? क्या है इजरायल के ग्लोबल संकट का श्रीलंका कनेक्शन? क्या इजरायल के खिलाफ कोई इंटरनेशनल साजिश हो रही है? सवाल यह भी कि इजरायल के खिलाफ ग्लोबल साजिश के पीछे आखिर कौन सी ताकतें हैं? क्या इसके पीछे ईरान है?
क्या इसके पीछे हमास या फिर हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी गुट हैं? आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका ने दूसरे देशों में रह रहे अपने नागरिकों को आतंकी हमलों से अलर्ट किया है? क्या इजराइल अपने ही जाल में फंस चुका है? इजराइल के इस ग्लोबल संकट पर देखिए TV9 की ये एक्सक्लूसिव पड़ताल। गाजा युद्ध के बीच इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी की है, लेकिन ईरान पर होने वाले हमले से पहले गाजा की आग भारत के पड़ोस तक पहुंच गई है। गाजा की आग भारत के पड़ोस तक कैसे पहुंची और कैसे इजराइल पर ग्लोबल खतरे बढ़ गए हैं, इसके बारे में हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन भारत के बिल्कुल पड़ोस में पहुंची गाजा युद्ध की आंच न सिर्फ दूसरे देशों में रह रहे इजरायली और अमेरिकी नागरिकों को दहला रही है, बल्कि गाजा से उठी आग ईरान को भी झुलसाने को तैयार है। इजराइल ने ईरान पर हमले की ऐसी तैयारी की है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। ईरान पर भीषण हमला होते ही दुनिया इजराइल की वो पावर देखेगी जिसकी तैयारी इजराइल काफी समय से कर रहा है। लेकिन ईरान पर उस हमले के लिए तारीख और वक्त भी बेंजामिन तय करेंगे। इजराइल ने अपनी सबसे घातक मिसाइलों को ईरान पर हमले के लिए तैयार कर लिया है। इजराइल की पावरफुल एयरफोर्स ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर चुकी है, लेकिन उससे पहले गाजा युद्ध का विस्तार इतनी दूर तक हो चुका है कि उसकी आग भारत के पड़ोस तक पहुंच गई है। जाहिर है ये न सिर्फ इजराइल के लिए बहुत बड़ा ग्लोबल संकट है, बल्कि भारत के पड़ोस के लिए खतरा है। सवाल है कि भारत के पड़ोस तक कैसे पहुंची गाजा की आग? क्या इजराइल के खिलाफ हुई इंटरनेशनल साजिश? इजराइल के खिलाफ ग्लोबल साजिश के पीछे कौन है? इजराइल के ग्लोबल संकट को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और क्या भारत के पड़ोस में टेरर अटैक की साजिश की गई है? क्या वाकई भारत के पड़ोस में पहुंच चुके हैं प्रॉक्सी जिहादी? क्या सच में श्रीलंका में ईस्टर संडे अटैक को दोहराने का षड्यंत्र किया गया था? गाजा युद्ध की आग श्रीलंका और हिंद महासागर क्षेत्र में पहुंचने की वजह आखिर क्या है? TV9 भारतवर्ष ने इसे लेकर श्रीलंका के राजनेताओं से भी बात की है। इस एक्सक्लूसिव खुलासे पर श्रीलंका ने क्या कुछ कहा, देखिए अगली रिपोर्ट। इजराइल और अमेरिका ने अपने लोगों को श्रीलंका के अरुगम इलाके से हट जाने को कहा है, तो क्या हमास और हिजबुल्लाह के निशाने पर हिंद महासागर का इलाका भी है? नए खुलासे के मुताबिक इजराइल और अमेरिका को ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि दक्षिणी श्रीलंका में आतंकी हमला हो सकता है। ये चेतावनी हिंद महासागर इलाके में श्रीलंका के एक खूबसूरत अरुगम तटीय क्षेत्र को लेकर दी गई है। श्रीलंका का अरुगम एक समुद्री खाड़ी इलाका है जो अपने सुंदर तट के लिए मशहूर है। अरुगम खाड़ी को स्थानीय लोग अरुगम कुदाह के नाम से बुलाते हैं। ये श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट के ड्राई एरिया में हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। खुफिया इनपुट के मुताबिक इजराइल ने अपने नागरिकों को अरुगम खाड़ी समेत श्रीलंका के बाकी हिस्सों में सतर्क रहने को कहा है। इजराइल ने अपने नागरिकों से खुली जगहों पर कोई आयोजन करने से मना किया है। श्रीलंका में रह रहे अपने नागरिकों के लिए अमेरिका और जर्मनी ने भी यही अलर्ट जारी किया है। पर्यटन स्थल अरुगम खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीलंका के लिए इजराइल और अमेरिका के इस अलर्ट के पीछे वजह क्या है, अब आपको वो भी बताते हैं। दरअसल श्रीलंका की स्थानीय मीडिया के मुताबिक इजरायली नागरिकों के खिलाफ आतंकी साजिश के सिलसिले में 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों संदिग्धों की गिरफ्तारी में भारत की अहम भूमिका रही है।
भारत के खुफिया इनपुट से दोनों संदिग्धों की पहचान करने में आसानी हुई। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्धों में से एक शख्स इराक में रहता था। इस बारे में टीवी 9 भारतवर्ष ने श्रीलंका के पूर्व राज्यपाल अजत सैली से एक्सक्लूसिव बातचीत की। The incident that happened at Argambe is a very at a crucial moment like this when the Sri Lankan government has declared a parliamentary election. Number one is to tell all of you is that the Israeli people who are in Sri Lanka, now they are based in 3 different locations. In Colombo is Colombo 7 at Green Path. Then they are at Devala, and now they are at Argambe also. Now the question asked by most people in this country is, how come these Israelis have come here and some people's visa is expired, even after expiry they are still in the country. So who is allowing this accommodation? How are they staying without a visa? How are they getting involved in business? How are they taking over properties and all that is a big question that is being asked.